तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का भूगोल जियोग्राफी, जिसमें हम लोग पहला अध्याय कंप्लीट करेंगे। आज संपूर्ण अध्याय कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में, संसाधन एवं विकास। और इसमें आपको ये सामाजिक विज्ञान का चैप्टर है, जैक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको एनसीईआरटी जेसीईआरटी सारा का सारा चीज कवर होगा। और आपको पता है भाई, अच्छी शिक्षा अच्छा व्यक्ति अच्छा समाज, ये स्लोगन हमेशा याद रखना, अच्छी शिक्षा अच्छा व्यक्ति अच्छी समाज। तो हम लोग सीधे बात करते हैं संसाधन एवं विकास की। तो सबसे पहले अगर संसाधन की बात करें तो संसाधन के मतलब वे वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं, सारी की सारी वस्तुएं जो आपके लिए उपयोगी हैं संसाधन कहलाएगी। बढ़िया है भाई। तो संसाधन तो वही कह रहा है कि पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरी करने में प्रयुक्त की जा सकती है संसाधन कहलाती है। तो आपके जरूरत को पूर्ति करने के लिए जितने भी सारे वस्तुएं हैं सब के सब क्या है भाई, संसाधन है। और अब कोई भी चीज आप जब यूज करिएगा, किसी भी चीज को जब आप यूज करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ मशीनों का यूज करना पड़ेगा ताकि उसको हम लोग कुछ बदल सके, उसको रूपांतरित कर सके। अब आपको अगर आलू खाना है तो डायरेक्ट कच्चा आलू नहीं खा सकते सब्जी में। अगर बिस्किट खाना है तो बिस्किट मुख्य रूप से कहाँ से आ रहा है, मक्का से। मक्का कहाँ से आ रहा था, प्राकृतिक से। तो प्राकृतिक से मक्का, मक्का से बिस्कुट। तो ये जो आप चीजें कर रही हैं यही प्रौद्योगिकी, मशीनों के द्वारा जो यूज होता है वही प्रौद्योगिकी है, यानी कि जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। और याद रखना है जो आर्थिक रूप से जो क्या है संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। मतलब आर्थिक, आपके पास इतना पैसा है कि आप खरीद सके, पता चला औकात है नहीं है, 2 रुपया के औकात है और पूरा बिल्डिंग खरीदने चलते हैं तो वो संसाधन आपके लिए नहीं हो पाएगा भाई। तो आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए और सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कह रहा है सांस्कृतिक रूप से, जैसे अभी दशहरा पूजा चालू हो गया, आज कलश स्थापना है, तो दशहरा पूजा अगर चालू हो गया है तो इसमें आप बहुत चीज़ें जो सांस्कृतिक रूप से मान्य नहीं है वैसे संसाधन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, मुर्गा उर्गा इसमें नहीं खाना रहता है तो आप मुर्गा उर्गा नहीं खा सकते हैं। दशहरा पूजा चालू हो गया है तो ये एक संसाधन है। ये सारी की सारी यानी कि कहेगा संसाधन किसे कहेंगे, तो संसाधन भाई पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तुएं जो हमारी जरूरत को पूर्ति करती है संसाधन कहते हैं, जिसको हम लोग किसी प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसके में रूप बदल सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं अपने उपयोग के आधार पर, और जो सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए और आर्थिक रूप से सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए और आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए। मतलब अर्थव्यवस्था के तहत हमको एफोर्ड करने का ताकत होना चाहिए और सांस्कृतिक रूप से मानना चाहिए। जो चीज़ नहीं मान रहे हैं उसको आप नहीं कर सकते हैं वैसा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, संसाधन। बिल्कुल। और पर्यावरण के अंदर कोई भी वस्तुएं अगर है पर्यावरण के अंदर, तो पर्यावरणीय वस्तुओं का रूपांतरण प्रक्रिया अगर किसी को बदल सकते हैं तो या तो प्राकृतिक बदल सकती है या प्रौद्योगिकी और संस्थाओं की पारस्परिक क्रिया के संबंध में निहित है। प्राकृतिक भी बदल सकती है, फल का पकना बदल रहा है, प्राकृतिक बदल देती है। लेकिन उस फल से शराब बना देना, उस फल से जूस बना देना, ये तो हम लोग प्रौद्योगिकी और संस्था में पारस्परिक क्रिया के संबंध में नहीं थे कि ज़्यादा अगर डिमांड करेंगे हम लोग जिस चीज़ों का, वो चीज़ कंपनियां बनाएगी कहाँ से, प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं से। और प्रकृति के अंदर जो उपलब्ध है वही तो संसाधन है, तो ये तो विकास है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ हमेशा क्रिया, मानव अपने प्रौद्योगिकी के द्वारा यानी मशीनों के द्वारा हमेशा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और क्रिया करने के वजह से एक नए संसाधन। अब आप अपने सोच के देखिए, ये जो हमारे पीछे है ये पेन या डिजिटल बोर्ड जिस पर आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये मानव क्रियाकलाप के आधार पर है। मानव अपने दिमाग का यूज करके, कुछ मशीनों का यूज करके ये सब चीज़ बनाया है। लेकिन वास्तविक तौर से तो ये प्रकृति से ही मिल रहा था। इसमें जितनी भी सारी वस्तुएं हैं वो तो प्रकृति, जैसे प्लास्टिक है तो पेट्रोलियम पदार्थ है तो पेट्रोलियम तो प्रकृति से मिलता है। इसके अंदर धातु अधातु हैं तो धातुएं तो सारे प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। तो सब प्राकृतिक में है भाई, उसी के द्वारा हम लोग प्रकृति के साथ मिलकर कुछ क्रिया करते हैं जिससे वस्तुएं निर्माण होती है और हमारे लिए काम करती है। और जो वस्तुएं हमारे उपयोगी में आ रही है वही है संसाधन। आर्थिक विकास को गति तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करना जरूरी है। अगर आपके अर्थव्यवस्था को गति को तेज करना है, आप जल्दी जल्दी पैसा कमाए, तो आपको संस्थाओं का निर्माण करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, फैक्ट्री लगाना पड़ेगा ताकि बढ़िया तरीके से काम होते चले और आपको भी कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद अगर बात करें कि संसाधन का वर्गीकरण, कि संसाधन को अगर वर्गीकरण कहें तो हम लोग वर्गीकरण किए हैं किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। मतलब संसाधन उत्पत्त होता है, बनता है नए नए, तो बनेगा तो 2 ही, या तो जैव संसाधन या अजैव संसाधन। जीवित वस्तु
जीवित प्राणियों से मिलने वाला संसाधन जैव संसाधन, अजीव से मिलने वाला संसाधन अजैव संसाधन, यानी निर्जीव से मिलने वाला संसाधन अजैव संसाधन। जल तो सजीव नहीं है, अजैव संसाधन। धूप अजैव संसाधन, हवा अजैव संसाधन, मिट्टी अजैव संसाधन, पत्थर है, पहाड़, ये सब के सब कौन से संसाधन? अजैव संसाधन। जैव संसाधन जो सजीव से मिलने वाला है, फल सजीव से मिलने वाला है, जैव संसाधन। खाना सजीव से मिलने वाला है, जैव संसाधन। इसके बाद बात करेंगे तो उत्पत्ति के आधार पर दो, जैव और अजैव। समाप्यता के आधार पर भी होते हैं नवीकरण योग्य संसाधन और नवीकरण योग्य संसाधन। वैसा संसाधन जो नया बन सकता है, पुनः नया बन सकता है। नवीकरण योग्य संसाधन, इसका उदाहरण है जल। अनवीकरण योग्य संसाधन यानी कि जो नया नहीं बन सकता है, अगर इसको बनाना भी चाहे तो लाखों करोड़ों साल लग जाएगा बनने में, अनवीकरण संसाधन। ये इसके अंदर आता है पेट्रोलियम। स्वामित्व के आधार पर, यानी कि किसी का स्वामित्व है, यानी कि कैसे कह सकते हैं, अधिकार के आधार पर, स्वामित्व के अधिकार पर। तो व्यक्तिगत संसाधन, जैसे मेरा फोन मोबाइल है तो ये मेरे लिए संसाधन है, ये तो आपके लिए नहीं है। लेकिन फिर अगला तो मोबाइल किसके अंदर आ जाएगा? व्यक्तिगत संसाधन। आपका जो पर्सनल चीज है, जो संसाधन जिसका आपके लिए उपयोग में आ रहा है, वो है व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक संसाधन के मतलब है जो सारे लोगों के लिए काम आ रहा है, समुदाय के लिए काम आ रहा है। मतलब आपके गांव का जो तालाब है, सामुदायिक संसाधन है। तालाब कौन सा संसाधन है? सामुदायिक संसाधन है। खेल कौन सा खेल का मैदान सामुदायिक संसाधन है। स्कूल सामुदायिक संसाधन हो जाएगा। राष्ट्रीय संसाधन जो देश के अंदर सारे जितने सारे संसाधन, सब राष्ट्रीय संसाधन। देश में मिलने वाले वे सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। देश के अंदर जितने भी सारे संसाधन मिलेंगे, सब के सब राष्ट्रीय संसाधन है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन या देश के 200 नॉटिकल मील के बाद का संसाधन, यानी समुद्र के अंदर जाएंगे तो समुद्र से कोई दूरी के बाद का उधर जितना भी संसाधन होगा, जो तो कोई देश के सीमा में नहीं होगा, वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है। विकास के स्तर के आधार पर, तो सबसे पहले देखे थे उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर है संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोश संसाधन। तो संभावी संसाधन वैसा संसाधन जिसकी संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना है। संभावी संसाधन जिसका उपयोग नहीं कर सकते हम लोग। विकसित संसाधन वैसा संसाधन जो काफी ज्यादा विकसित हो गया, जिसका हम लोग भरपूर मात्रा में यूज कर सकते हैं, विकसित संसाधन। भंडार संसाधन के मतलब अभी हम लोग उपयोग कर रहे हैं लेकिन उतना अच्छा से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसका भंडार हमारे पास बहुत है, भंडार संसाधन। संचित कोश संसाधन के मतलब उपयोग कर रहे हैं लेकिन अभी भी बचा हुआ है, बढ़िया तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो संचित कोश संसाधन। तो आप संसाधन का वर्गीकरण समझ गए। अब प्राकृतिक रूप से भी संसाधन का वर्गीकरण किया गया है। तो अगर संसाधन को देखें तो एक प्राकृतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन है, मानव के द्वारा। तो मानव के द्वारा कौन सा संसाधन होगा? संरचना एवं संसाधन। संरचनाएं एवं संस्थाएं जो है, संरचना मतलब आपका घर मानव के द्वारा बनाया गया मानव संसाधन। संस्थाएं अलग अलग संस्थाएं यूज करते हैं, जैसे विकास योजना, जन धन योजना, तो ये भी संस्थाएं, वो भी संसाधन ही, आपको पैसा दे रहा है। मैया सम्मान निधि योजना, ये भी एक प्रकार से संसाधन के तहत काम कर रहा है, आपके काम में आ रहा है। मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर, तो मानव मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर कितनी ज्यादा है, कम है, गुणवत्ता की क्वालिटी क्या है, तो ये इतने सारे संसाधन में। प्राकृतिक के अंदर जो संसाधन मिलते हैं, एक है नवीकरण योग्य, एक अनवीकरण योग्य। जो नया बनने वाला है नवीकरण योग्य, और नवीकरण योग्य मतलब सतत अथवा प्रवाह रूप से। सतत रूप से कौन बनते रहेगा? नया। पवन एवं जल, हवा एवं जल हमेशा नया बनते रहता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिए ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन पे हम लोग लिए कार्बन डाइऑक्साइड दे दिए, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लिया ऑक्सीजन दे दिया, तो ये हमेशा सतत रूप से बनते रहता है। जल यही सतत या प्रवाह संसाधन है। जल ऊपर से बारिश से नीचे आएगा, नीचे जब नदियों के माध्यम से समुद्र में जाएगा, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के माध्यम से फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, हमेशा चलते रहेगा। इसके बाद है जैव संसाधन, सतत या प्रवाह। जो जैव संसाधन है ये भी नवा, प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि जंगल काटते जाएंगे, नया बनते जाएगा। लगाना भी है हम लोग को, तो लगाते रहना है, बनते रहता है, हमेशा नए नए बनते रहता है। और वन्य जीव, जंगली जीव आपके लिए संसाधन है भाई। कैसे संसाधन है? जैव संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। अनवीकरण में पुनः चक्रीय, अचक्रीय। पुनः चक्रीय मतलब धातु को हम लोग पुनः चक्रित कर सकते हैं, तो पुनः चक्रीय संसाधन। मतलब पुनः चक्रीय करने का मतलब क्या है भाई? पुनः चक्रीय करने का मतलब है कि फिर से प्रयोग। अब सोच के देखिए कि कबाड़ी वाला आता है ना, कबाड़ी वाला, तो आपके घर से लोहा उहा लेके चला जाता है, तो वो क्या करेगा? फेंकेगा, उसको पुनः चक्रीय है, फिर से बनाएगा, रिकंस्ट्रक्शन करेगा भाई, तो पुनः फिर से बनाएगा। और धातुओं के साथ ऐसा हम लोग कर सकते हैं, गला के इसको नए
धातुओं को हीट टेम्परेचर में गलाने के बाद ये तरल अवस्था में आते हैं। इसे हम लोग किसी भी ढांचा में ढालेंगे तो उस प्रकार से तैयार हो जाएगा। अचक्रिय में है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन अचक्रिय है, इसको हम लोग फिर से नहीं बना सकते हैं, नया एक बार खत्म मतलब खत्म। तो आप लोग जितना भी सारा जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, गैस, ये सारे के सारे जीवाश्म ईंधन है और इसको हम लोग फिर से बना नहीं सकते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग संभल कर करना है। तो ये हम लोग संसाधन वर्गीकरण समझ गए। इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक है संसाधन का विकास। वर्गीकरण ही में संसाधन का विकास। तो संसाधन का विकास क्यों जरूरी है बताइए। तो मानव संसाधन का मानव उपयोग करना है भाई। मानव लोग उपयोग करेगा संसाधन को, किस लिए उपयोग करेगा? जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए। खाइए, खाना खाना है तो खाना ही संसाधन है। तो जीवन यापन के लिए, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। तो मानव संसाधन का विकास क्यों करता है? अपने जीवन यापन के लिए, जिंदा रहने के लिए, अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, अच्छे जीवन जीने के लिए। और संसाधन प्राकृतिक का निःशुल्क देन है, फ्री में संसाधन मिलता है, पैसा नहीं लेता है प्राकृतिक। आप सोच के देखिए, हवा के लिए आप पैसा देते हैं, जल के लिए आपको पैसा लगता है प्राकृतिक से, जल के लिए पैसा लगता है, लेकिन आप प्राकृतिक रूप से जो मिल रहा है, नदियों के जल, चापाकल का जल, झरनों का जल, ये सब जल के अंदर पैसा नहीं लगता है, हवा के अंदर कोई पैसा नहीं लगता है। तो जो प्रकृति के अंदर से मिल रहा है, प्राकृतिक हमसे कुछ नहीं मांगती है। तो अब कुछ नहीं मांगेगी तो हम लोग क्या करेंगे? खूब ले लेंगे उसको से, खूब एकदम जल का उपयोग करेंगे। भयानक परिणाम स्वरूप क्या होगा? अगर फ्री का चीज है तो फ्री के चंदन लगावे रघुनंदन काने का पारे, सुने है कि नहीं? तो अगर फ्री का चीज है तो इसके परिणाम स्वरूप अंधाधुंध उपयोग हम लोग करने लगेंगे। और अगर अंधाधुंध उपयोग करने लगेंगे तो क्या होगा भाई? समस्या उत्पन्न होने लगेगा कि जिसके पास ज्यादा ताकत है वो ज्यादा संसाधन लेगा। तो कुछ व्यक्ति के लालच व संसाधन का ह्रास हो जाएगा, बहुत ज्यादा उपयोग करेंगे, लालच कर करके जमा करेंगे। संसाधन समाज के कुछ लोगों के पास रह जाएगा, जो हैवी लोग होंगे, जो ज्यादा ताकतवर होंगे, वो क्या करेंगे? संसाधन को ज्यादा हथिया देंगे सब। तो एक तरफ संसाधन अमीर और एक तरफ संसाधन गरीब। तो एक तरफ संसाधन संपन्न अमीर लोग हो जाएंगे, एक तरफ संसाधनहीन यानी कि गरीब लोग उत्पन्न हो जाएंगे। और अगर इसी तरह से हम लोग करते रहें, इसी तरह से भयानक उपयोग करते रहें संसाधन का, कोई रोक टोक नहीं करें, तो वैश्विक परिस्थिति संकट उत्पन्न हो सकती है, जिसमें भूमंडलीय तापन, पृथ्वी का गर्मी बढ़ सकता है। ओजोन परत का अच्छा, जो हमारे वायुमंडल के अंदर जो परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल। तो समताप मंडल जहाँ हवाई जहाज चलती है, उसी के ऊपर में ओजोन परत है। ओजोन परत जब खत्म होगा, ओजोन परत का अवक्षय हो जाएगा यानी कि समाप्त होने वाला है, तो सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरण है, अल्ट्रावायलेट रे है, हमारे त्वचा कैंसर के लिए कारण बन सकती है। तो आप समझिए कि ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ओजोन परत अवक्षय हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर हम लोग संसाधन का उपयोग करने लगे, बहुत ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ों को अपने अनुसार उसको क्रियाकलाप के द्वारा बदलते गए, तो इससे बदलने के लिए हीट चाहिए। हीट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगेगा, जिससे प्रदूषण फैल जाएगा और भूमि निम्नीकृत समस्या भी देखने को मिलती है। अगर जंगलों को काटते चले जाएंगे तो भूमि निम्नीकृत समस्या को देखने को मिलेगी। तो ये सारी की सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। कौन कौन सी भाई? तो संसाधन। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो बात करते हैं सतत पोषणीय। ये सारे मुद्दा को देखते हुए कि भाई संसाधन का एक आदमी उपयोग ना कर ले, पूरा दुनिया, पूरा सबके लिए जरूरी है। इसके लिए पूरा लोग काम किया संसाधन का विकास के लिए, एक काम किया सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को लाया जाए। सब मिल के बैठ के क्या किया कि हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हम लोग कौन सा विकास काम करेगा? सतत पोषणीय विकास। क्योंकि अगर संसाधन फ्री में मिल रहा है तो अंधाधुंध प्रयोग होने के वजह से गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए हम लोग सतत पोषणीय विकास की अवधारणा लाएंगे, जिसमें हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखना है, मानव जीवन के गुणवत्ता को बढ़ाना है और विश्व शांति के लिए काम करना है। भाई संसाधन का न्याय संगत बंटवारा करना है, सबको समान रूप से संसाधन बांटते रहना है ताकि कोई दिक्कत ना हो, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाना है, उतना काम करना है जिससे कि पर्यावरण अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे, यानी अपने आप को बचा सके, अपने आप को प्राकृतिक ही अपने आप को नेचर बदल सकता है। अब समझिए प्रकृति के तो कुछ होने वाला नहीं है, होगा तो आपको ही सारा के सारा। वर्तमान विकास की प्रक्रिया हम लोग जो जिस प्रकार से विकास करेंगे वो प्रक्रिया धीमी होनी चाहिए या स्पीड भी होनी चाहिए, माने इतनी होनी चाहिए कि भविष्य में आने वाले जो पीढ़ी है उनकी कोई आवश्यकता अपूर्ति ना रहे, यानी कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे, भविष्य में जो चीज़ जरूरत है आगे वाले पीढ़ियों की उसके लिए भी बचा रखे। मतलब पेट्रोल हम लोग को यूज करना है लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए बचा के भी रखना है, ज़्यादा यूज नहीं करना है, और इतना ज़्यादा यूज करेंगे खत्म हो जाएगा।
तो इस सतत पोषणीय विकास की अवधारणा आई कहाँ से भाई? सतत पोषणीय विकास तो कह रहा है कि भाई हाँ, सतत पोषणीय विकास के मतलब हर को संसाधन सही ढंग से बांटना चाहिए, व्यक्ति की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए, विश्व शांति को बनाए रखना है और इतना संसाधन का उपयोग करना है कि आने वाले भविष्य के पीढ़ी के लिए बचा रहे, तो हम लोग इसको सतत पोषणीय विकास कहेंगे। अब ये सतत पोषणीय विकास का जो अवधारणा है, यानी कि ये सोच आई कहाँ से? तो ये आई थी रियो डी जेनेरो से। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राजील के अंदर जून 1992 में। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, रियो डी जेनेरो सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील में। कब हुआ था? 1992 में, जून 1992 में। कई बार पूछा गया है हम लोग के झारखंड बोर्ड के तहत कि जून 1992 में हुआ था भाई। कहाँ? रियो डी जेनेरो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन है, पूरा दुनिया के आदमी एक जगह बैठ के बातचीत करने लगा 1992 में, जून 1992 में ब्राजील में। ये देखिए पूरा दुनिया के आदमी आया सब, 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे, 100 से ज्यादा देश के मुख्य, जैसे कि हमारे देश के कौन जाएंगे? प्रधानमंत्री जाएंगे, और भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्री, ये सब जाएंगे सब। और इनका लक्ष्य क्या था? सब बैठ के सब हल ढूंढने लगा। इनका हल ढूंढना लक्ष्य क्या भाई? कि विश्व स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए, पूरा विश्व के स्तर पर पर्यावरण को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, संरक्षण कैसे कर सकते हैं, और सामाजिक और आर्थिक विकास की समस्याएं, सामाजिक और आर्थिक विकास की जो समस्याएं हैं उसको हम लोग कैसे निपटा सकते हैं। और इसका कार्य था घोषणा पत्र पर संलग्न। ये एक कार्य जो होता है उसका घोषणा पत्र तैयार किया गया भाई, काम का घोषणा पत्र तैयार करो, जितना सब आया है सब साइन कर लो सब, ताकि कोई फिर मुकर ना जाए बीच में। तो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको बचाना है, भूमंडल के अंदर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको मैनेज करके, स्टेबल करके चलना है। जैव विविधता को बनाए रखना है, इसके लिए जैव विविधता को बनाए रखना है, अलग अलग नीति अपनाओ सब। जंगल के जैव विविधता के मतलब कि हमारे क्षेत्र में पाए जाने वाले सारे जो जातियां, अनेकों प्रकार की जातियां हैं, यही जैव विविधता है। आपके घर के अंदर भी बहुत सारी चीजें होंगे, बिल्ली होगा, चूहा होगा, चींटी होगा, छिपकली होगा, मच्छर होगा, चमगादड़ होगा, आप होइएगा। तो ये सारे के सारे मिलकर उतने सारे जीव, अलग अलग प्रकार के जीव आपके घर के अंदर मिल रहे हैं, यही है जैव विविधता। तो जैव विविधता को क्या करना है भाई? बचा के रखना है। और भूमंडलीय वन सिद्धांत काम करेगा इस पर, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, भूमंडलीय वन सिद्धांत इन लोग लाया और उसी के तहत जंगलों को बचाना है। और एजेंडा 21 पर सहमति जताई कि एजेंडा 21 तैयार करते हैं 2021 तक। एजेंडा कहाँ तैयार करेंगे? एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 की अवधारणा, क्वेश्चन यहाँ से कहाँ आएगा भाई? एजेंडा 21 की अवधारणा कहाँ से आई? कहाँ से आई एजेंडा 21 की अवधारणा? बताइए, एजेंडा 21 की अवधारणा कहाँ से आया भाई? रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील से। और एजेंडा 21 कहता क्या है? तो एजेंडा 21 कह रहा है कि 21वीं शताब्दी तक। एजेंडा 21 कब है भाई? 21वीं शताब्दी में। एजेंडा 21वीं शताब्दी में आया, कह रहा है भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। अभी तुरंत बताया सतत पोषणीय के मतलब क्या है? तो कह रहा है कि भूमंडल, पूरा दुनिया में सतत पोषणीय विकास को क्या करना है? हासिल करना है, समान हित, पारंपरिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारी के अनुसार। एक जैसा सबको मिलना चाहिए, सबकी आवश्यकता को पूर्ति करना चाहिए भाई, और सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सबको एक समान रूप से संसाधन का बंटवारा हो। और विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति को दूर करना है। पूरा दुनिया मिलकर पर्यावरण में जो क्षति हो रहा है उसको दूर करेगा, गरीब और रोगों को निपटारा करेगा। गरीब को निपटा देगा, रोग के निपटा देगा। गरीबी को निपटाएगा, गरीब के नहीं निपटाएगा ना, गरीबी का खत्म कर देगा, फिर गरीबी का, गरीबी और रोग को निपटाएगा। स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करेंगे। सारे स्थानीय जो निकाय हैं, जो राज्य सरकार या स्थानीय सरकार हैं, मुखिया हैं, सब एजेंडा 21 तैयार करना है सबको, ताकि आपके क्षेत्र के अंदर संसाधन का सही बंटवारा हो, संसाधन का ह्रास न हो, प्रदूषण न फैले, पर्यावरण को क्षति ना हो, जैव विविधता बनी रहे। ये सारा काम करने के लिए आपको क्या तैयार करना है? एजेंडा 21। और एजेंडा 21 की अवधारणा कहाँ से आया है? रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन से पूरा दुनिया के आदमी मिलकर लाया है। बढ़िया। इसके बाद बात करेंगे संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन के मतलब है भाई कि संसाधन को किस प्रकार से उपयोग करना है, आपको संसाधन को किस प्रकार से उपयोग करना है, इसकी रणनीति बनाने को ही हम लोग संसाधन नियोजन कहेंगे। तो संसाधन का सही ढंग से उपयोग, विवेकपूर्ण उपयोग। कैसा उपयोग? विवेकपूर्ण उपयोग और सबके साथ बंटवारा।
यानी कि संसाधन का सही ढंग से उपयोग, विवेकपूर्ण उपयोग को ही हम लोग संसाधन नियोजन कहते हैं। विवेकपूर्ण उपयोग या सही ढंग उपयोग का मतलब है कि सबको समान रूप से बंटवारा हो संसाधन का, जिसको जरूरत है उससे मिले, जिससे ज़्यादा जरूरत है ज़्यादा मिले, कम जरूरत है कम मिले, जिसको जरूरत नहीं है उसको मिले ही नहीं। तो ये संसाधन नियोजन होगा। और भारत के अंदर तो संसाधनों की बहुत सारी विविधताएं पाई जा रही है। भारत के अंदर बहुत सारे संसाधन है, अनेकों प्रकार के संसाधन है। भूमि पर का है संसाधन है, जल संसाधन, वायु संसाधन, लाइट भी संसाधन है, प्रकाश ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा संसाधन, तो अनेकों प्रकार के संसाधन है। और इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहला कि झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर कौन कौन सी संसाधन के बारे में बात करेंगे। खनिज और कोयला तो प्रचुर मात्रा में है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर भरपूर मात्रा में कोयला है, भरपूर मात्रा में। यानी कि कौन सी संसाधन है, कोयला के मतलब कौन सा संसाधन हो गया भाई, खनिज, खनिज और कोयला है तो ये तो कौन सा संसाधन हो गया, अचक्रीय संसाधन, अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में है। लेकिन खाली ये खनिज संसाधन ही है और कुछ है नहीं। मतलब जितने भी सारे महत्वपूर्ण जरूरी जो विकास के लिए जरूरी चीजें हैं वो है नहीं झारखंड के अंदर। और सब यहाँ से सब लोहा टीना जितना भी सारा लोहा कोयला है सब लेके भाग जाता है, सब दूसरा राज्य के अंदर, झारखंड के अंदर रह ही नहीं देता है। तो आप बताइए जो गलत है कि नहीं भाई? बिल्कुल गलत है। महत्वपूर्ण संसाधन के कमी है, खूब ढेर मानी कोयला वैला रहने से क्या फायदा है? कोयला हम लोग खा नहीं सकते हैं, कोयला बेच सकते हैं, बेचने के बाद भी हम लोग उतना महंगा नहीं बेच पाते हैं, नॉर्मली बेचते हैं। तो ये इस प्रकार से हम लोग समझे झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर तो संसाधन भरपूर मात्रा में, लेकिन जो जरूरत के संसाधन है उसकी कमी है। इसके बाद बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के अंदर जल संसाधन भरपूर है। जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर खूब मात्रा में जल संसाधन है, लेकिन मूल विकास की कमी है, मेन विकास की जरूरत नहीं है। तो जल रहने से क्या होगा? जल ही जीवन है, रहने से थोड़ी ना होगा। जल के साथ और भी चीजें चाहिए, और भी संसाधन चाहिए जीवन जीने के लिए। तो जीवन के लिए जितने भी सारे संसाधन मिलेंगे आपको, सब जरूरी है। तो अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन है, लेकिन महत्वपूर्ण विकास की, मूल विकास की कमी है। अगर राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान के अंदर क्या मिलेगा? यहाँ तो मरुस्थल बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर हवा, पवन ऊर्जा संसाधन है, सूरज, सौर्य ऊर्जा संसाधन है। तो सोलर पैनल लगा के हम लोग यहाँ उपयोग कर सकते हैं। हवाओं के साथ क्या कर सकते हैं? पवन चक्की लगाकर विद्युत बना सकते हैं, सोलर पैनल लगा के विद्युत बना सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पानी नहीं है, पानी है ये नहीं। तो जरूरत क्या है पानी के? पूरा का जितना भी राजस्थान के अंदर जितना भी मरुस्थलीय इलाका, पूरा सोलर प्लांट लगा दिया जाए। पूरा सोलर प्लांट लगा देंगे तो सोच के देखिए, बिजली की बचत, जितने भी सारे हम लोग बिजली विद्युत उत्पादन करते हैं, पानी से, जल से विद्युत उत्पादन करते हैं बांध बनाकर, उससे बढ़िया वन टाइम इन्वेस्टमेंट है भाई, एकदम खूब लगा दो। क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार के हैं, या पवन चक्की भी लगा दीजिए और सोलर पैनल भी लगा देंगे, तो हम लोग को सौर्य ऊर्जा भी मिल जाएगा, पवन ऊर्जा भी मिल जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ जल की संसाधन कमी है। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान में कौन सी संसाधन की प्रचुरता है, या अरुणाचल प्रदेश में कौन सी संसाधन की प्रचुरता है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी संसाधन की कमी है, राजस्थान में कौन सी संसाधन की कमी है। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके बाद आगे बात करें लद्दाख के अंदर, तो लद्दाख शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल के मतलब यहाँ पर ज्यादातर एरिया में बर्फ जमा हुआ रहता है। बर्फ जमा रहेगा तब मरुस्थल, पानी एकदम सूखा रहेगा तब मरुस्थल, दो ही कंडीशन में मरुस्थल होंगे। तो लद्दाख शीत मरुस्थल है। सांस्कृतिक विरासत का तो धनी है, खूब सांस्कृतिक रूप से यहाँ सारी चीजें पाई जाती है। अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाएंगे और मनमोहक दृश्य है, देखने का है। और लद्दाख जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, तो इसको पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, धरती का स्वर्ग यही है। तो यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत का धनी है, अनेकों चीज मिलते हैं, काजू बादाम पिस्ता, ये काजू बादाम जो होता है, सेब जो होता है, यहीं पर मिलेगा। जल अवधारणा, जल आधारभूत संरचना, जल की आधारभूत संरचना तथा महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। यहाँ जो मेन चीज है, जल की कमी है, बर्फ में सब रहता है। आधारभूत संरचना यानी कि विकास, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हम लोग के एरिया में रोड बन गया है, एरोप्लेन है, फलान देखा नहीं, तो यहाँ पर नहीं है। हमारे एरिया में तो रोड भी नहीं है। हमारे एरिया में रोड ऐसा है कि आप देख लीजिएगा तो आप जितने भी सारे जनप्रतिनिधि मारिएगा दौड़ा के। और हमारे एरिया के जो विधायक जी हैं, चुन्नू राम, राधा कृष्ण किशोर, और ये हमारे वित्त मंत्री जी हैं, और पता नहीं काहे नहीं विकास कर रहे हैं। तो अगर हमारे माननीय विधायक जी जो वित्त मंत्री बन चुके हैं, कम से कम थोड़ा बहुत पैसा हम लोग के भी एरिया में दे देते
तो हम लोग का रोड का हो जाता, आराम से बन जाता भाई, कोई दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण खनिज की कमी है, जल आधारभूत संरचना की कमी है, राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। संसाधन नियोजन के मतलब अच्छे ढंग से संसाधन का उपयोग, विवेकपूर्ण उपयोग। और प्रांतीय रूप से कोई क्षेत्र में के लिए जरूरी है संसाधन नियोजन, गांव के लिए जरूरी है, जिला के लिए जरूरी है, राज्य के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, दुनिया के लिए जरूरी है संसाधन नियोजन। तभी जाके हम लोग आने वाले भविष्य के अंदर, आने वाले जो भविष्य है उसको हम लोग बचा कर रख सकते हैं। तो ये आपका संसाधन नियोजन यहाँ तक कंप्लीट है भाई। इसके बाद बात करते हैं भारत के अंदर संसाधन नियोजन कैसे किया जाएगा। तो भारत के अंदर संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, बड़ा टेंशन है भारत वाले लोग को कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो भारत के अंदर जटिल प्रक्रिया है और इसका प्रयास हम लोग किए थे प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। पंचवर्षीय योजना का मतलब है 5 वर्षों में, 5 वर्षों के लिए लाया गया कोई योजना, कोई कार्य नीति जो 5 वर्ष में पूरा होगा, पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत के द्वारा लाया गया था और इसी के तहत अनेकों काम थे, तो उसमें एक काम भी था संसाधन नियोजन। तो पंचवर्षीय योजना के मतलब समझ गए भाई, वैसी योजना जो 5 वर्षों के लिए लाई गई है, 5 वर्ष में किया जाने वाला कार्य की जो नीति है, ये पंचवर्षीय योजना में बताया जाएगा आपको। तो भारत के अंदर पंचवर्षीय संसाधन नियोजन जटिल प्रक्रिया है, पंचवर्षीय योजना के तहत चालू किया गया था। का किया गया था इसके लिए भाई, तो देश के प्रादेशिक और संसाधनों की पहचान, देश के प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करना है। तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में संसाधन के क्या करेंगे, पहचान करेंगे और इसका तालिका बनाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या मिल रहा है, कौन एरिया में क्या मिल रहा है, झारखंड में क्या मिल रहा है, गुजरात में क्या मिल रहा है, मध्य प्रदेश में क्या मिल रहा है, अरुणाचल प्रदेश में क्या मिल रहा है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण करेंगे, हर जगह जा जाके पता करेंगे कहाँ कहाँ क्या मिल रहा है। मानचित्र बनाएंगे, मानचित्र यानी कि डिनोट करेंगे हर क्षेत्र के अंदर कौन क्षेत्र के अंदर क्या मिल रहा है। संसाधन की गुणवत्ता के बारे में जानेंगे, मात्रात्मक अनुमान लगाएंगे कितना मात्रा में है, कैसा क्वालिटी में है, और मापन करेंगे और फिर इसका बंटवारा करना है हर क्षेत्रों के अंदर ताकि अच्छे ढंग से कार्य हो सके। दूसरा में है संसाधन विकास योजनाएं को लागू करना है। संसाधन विकास योजना के मतलब हर को संसाधन सही ढंग से मिले, इसके संसाधन का और ज्यादा विकास हो, तो इस योजना को लागू करने के लिए तैयार करना है भाई। क्या तैयार करेंगे, उपयुक्त प्रौद्योगिकी मशीनों का यूज करेंगे अनेकों चीजों के, और कौशल का यूज करेंगे। इसके तहत कौशल विकास योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लाए हुए थे, कौशल विकास योजना। तो कौशल विकास योजना हर संसाधन का सही ढंग से उपयोग करने के लिए कौशल किया जाता है, मतलब सिखाया जाएगा आपको। कपड़ा सीना है तो कपड़ा सीने के लिए सिखाया जाएगा, फैक्ट्री में काम करना है काम करने से के लिए सिखाया जाएगा, इलेक्ट्रीशियन वर्क करना है तो उसके लिए सिखाया जाएगा, और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना है भाई। तो ये सब करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि संसाधन का हम लोग क्या कर रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं, और शासन विकास की योजनाएं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना, मतलब संसाधन का भी विकास हो सही ढंग से और राष्ट्र हमारे देश का भी विकास हो, साथ साथ विकास हो, तब हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई हम लोग क्या कर दिए। और ये सारा काम कहाँ से चालू करना था, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत ये सारा काम करना था। इसके बाद अगला हम लोग का टॉपिक है संसाधन का संरक्षण, बचा के रखना है संसाधनों को, है ना। खत्म हो जाएगा तो क्या करिएगा, मोबाइल में आपका बैटरी खत्म हो गया तो आप शॉर्ट वीडियो कैसे देखिएगा, नहीं देख पाइएगा, तो उसके लिए बैटरी को बचा के रखना है। तो वही संसाधन का तहत है भाई कि संसाधन को बचा के रखेंगे ताकि आगे आने वाले भविष्य में अपने भी यूज करें, आने वाला पीढ़ी भी यूज करे, हर कोई यूज करे, तभी तो हम लोग संसाधन का संरक्षण करना चाहते हैं। तो संसाधन हर व्यक्ति के विकास के लिए मौजूद है, हर विकास के लिए जरूरी है। आप बिना संसाधन के कल्पना ही नहीं कर सकते। खाना ही तो संसाधन है, खाना भी संसाधन, आपका जरूरत जितना चीज है सब संसाधन है। तो बिना संसाधन के हम लोग कैसे कल्पना कर सकते हैं कि विकास होगा हम लोग का। तो संसाधन का भाई अब कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसीलिए खूब माने ढेर तो संसाधन एक बार यूज नहीं कर सकते हैं। अब खाना खाने जाइएगा आप तो पूरा का पूरा खत्म तो नहीं कर दीजिएगा एक दफा में, पूरा जितना चावल उवल होगा, गेहूं आटा चावल सब खत्म कर दीजिएगा, नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका विवेकहीन उपयोग एवं अति उपयोग से क्या हो सकता है, अगर आप उपयोग कर सकते हैं तो इससे क्या होगा, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो जाएगा। सामाजिक तौर पर समस्या उत्पन्न हो जाएगा, आर्थिक रूप से आप बेकार हो जाएगा। डेली के डेली आप एक ही 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 खर्चा करते रहिएगा, इनकम है ये नहीं है, तो फिर आर्थिक रूप से आप गरीब हो जाएगा। समाज आपको मार मार के भगावे लगेगा, छोटा भागो तो हमारे पास पैसा नहीं है, भगाता है सब बिना पैसा वाला के।
और इसके बाद पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो इससे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को संरक्षण करना है, इसको बचाना है। और एक स्तर पर तो हम लोग बचा नहीं सकते, इसको विभिन्न स्तर पर संरक्षण करना है। तो संरक्षण हमारे विभिन्न स्तरों पर करना है, अलग अलग तरीकों से करना है। जहाँ जरूरत है वहाँ यूज करना है संसाधनों का, जहाँ जरूरत है वहाँ यूज नहीं करना है। इसके लिए हमारे गांधी जी बोले थे, इतना सब बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा था, सारा नेता लोग टेंशन में था, सब चिंतक जो कि क्या होगा इस देश का, क्योंकि बहुत ज़्यादा संसाधन का अति शोषण हो रहा है, अति दोहन हो रहा है, बहुत ज़्यादा उपयोग हो जा रहा है। कह रहे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। गांधी जी बोल रहे थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। लेकिन यहाँ के नेता सब उल्टा समझ गया, यहाँ समझ गया कि हमारे पास पेटी भरने के लिए बहुत कुछ है, पेट भरने के लिए नहीं। तो देश के अंदर पूरा गरीबी है, भरल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेता सबका पेटी भरना जरूरी है। गांधी जी बोले हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। लेकिन आज के नेता बोलता है कि हमारे पास पेटी भरने के लिए बहुत कुछ है, जनता के पेट भरने के लिए कुछ नहीं है। तो आप इससे बच के रहना है, गांधी जी के बात हम लोग को बताते रहना है कि आपके पास पेट भरने के लिए है, पेटी भरने के लिए नहीं। इसके बाद संसाधन संरक्षण के लिए अलग अलग देशों के अंदर, अलग अलग जगहों के अंदर सब लड़ाई वकालत करने लगा। वकालत के मतलब आप बात विचार में लड़ाई, बातों से लड़ाई। तो 1968 में एगो वकालत हुआ रोम के अंदर, क्लब ऑफ रोम, रोम देश है, तो रोम देश के अंदर क्लब ऑफ रोम नाम करके एक जगह है, वहीं पर संस्था है। और इसी संस्था ने 1968 में एक वकालत किया। क्या वकालत किया भाई, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संरक्षण करना है। तो संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संरक्षण की वकालत किसने की, यही क्वेश्चन आएगा। तो सीधे क्लब ऑफ रोम। क्वेश्चन क्या आएगा भाई, संसाधन संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संरक्षण, इसकी वकालत किसने की, क्लब ऑफ रोम ने की। कब की, 1968 ईस्वी में। इसके बाद सुमेश्वर में भी वकालत हुआ 1974 ईस्वी में। और इस वकालत में जो वकालत हुआ, तो इस वकालत का जो छपाया कि क्या हुआ, इस बुक का नाम था स्माइल इज ब्यूटीफुल बुक। और गांधी जी के दर्शन की पुनरावृत्ति की गई। गांधी जी जो बात बोले थे फिर बोला गया कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो गांधी जी की बातों का पुनरावृत्ति कब हुआ भाई, 1974 में सुमेश्वर में। और किस बुक में ये प्रकाशित हुआ, स्माइल इज ब्यूटीफुल नाम करके बुक में प्रकाशित हुआ। इसके बाद 1987 में भी एक आयोग है, ब्रूटलैंड आयोग। ब्रूटलैंड आयोग यहाँ पर क्या है, हमारा साझा भविष्य, यही एगो बुक छापा, हमारा साझा भविष्य, आवर फ्यूचर बुक, अरे कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर नाम करके बुक 1987 में ब्रूटलैंड आयोग छापा। और इसमें बताया कि संसाधन संरक्षण की वकालत हम लोग करेंगे भाई। और इसमें सतत पोषणीय विकास की संकल्पना बताया कि सतत पोषणीय विकास हो। और सतत पोषणीय विकास तो हम लोग पढ़ चुके हैं, सबका विवेकहीन उपयोग, सबके लिए उपयोग, सबका समान रूप से बंटवारा, अति दोहन नहीं करना है, ये सारा काम करते रहना है आपको। तो ये संसाधन। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक है भू संसाधन। भू यानी कि जमीन, मिट्टी, यही संसाधन है। और भू संसाधन का हो सकता है भाई, प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक रूप से संसाधन है, सीमित है। ऐसा नहीं है कि जमीन बढ़ रहा है, पृथ्वी बढ़ रहा है। पृथ्वी का तो क्षेत्रफल उतने है, पृथ्वी का व्यास 14,728 किलोमीटर इसका व्यास है, डायमीटर। तो भूमि तो उतना ही है, लेकिन हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जमीन संसाधन का, यानी कि भू संसाधन का उपयोग कहाँ होता है, प्राकृतिक वनस्पति के अंदर। जंगल सारा जितना है सब कहाँ है, प्राकृतिक वनस्पति ये सब कहाँ है, जमीन के अंदर, ऊपर, जमीन के ऊपर, यानी कि भूमि संसाधन के ऊपर। वन्य जीवन, जंगल के अंदर जितने भी सारे जीव जंतु हैं जमीन के अंदर है। हम लोग कहाँ है, जमीन के ऊपर। हमारा घर कहाँ है, जमीन के ऊपर है। तो मानव जीवन भी जमीन के ऊपर है, यानी कि भूमि के ऊपर है, भूमि संसाधन के ऊपर। आर्थिक क्रियाएं जितने भी सारी काम होती है, कोई भी फैक्ट्री लगेगा भूमि के ऊपर, हवा में थोड़ी लगा दीजिएगा, भूमि के ऊपर भू संसाधन का उपयोग भाई। परिवहन एवं संचार व्यवस्थाएं, गाड़ी चलाइएगा तो जमीन के ऊपर भू संसाधन। तो इतना सारा उपयोग है किसका, भू संसाधन का। तो भू संसाधन क्या है भाई, भू संसाधन प्राकृतिक रूप से मिलने वाला संसाधन है, मुफ्त का मिलता है। इनका उपयोग क्या हो सकता है भाई, तो भू संसाधन का उपयोग जंगलों के, वन्य और वन्य जीवों का आवास है, मानव का आवास है, घर है, परिवहन संचार करने के लिए भू संसाधन है। जितने भी सारा काम करना है, आर्थिक काम करना है, कोई परिवहन, आर्थिक काम के अंदर जितने भी सारे आर्थिक कार्य होंगे वो तो भू संसाधन के ऊपर होंगे। और भारत की जो भू आकृतियां है वो 3 है, मैदान, पठार और पर्वत। तो हमारे अंदर जो मैदान है कितना प्रतिशत है, 43% है। पर्वत जो है वो 30% है, पठार है 27%। तो मैदान
43%, पर्वत 30% और पठार 27% है। अब सोच के देखिए कि मैदान के अंदर क्या मिलेगा। मैदानों के अंदर तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे ज्यादा खेती मैदान के अंदर। तो कृषि और उद्योग के विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति मैदान के अंदर मिलेगी। यहाँ पर खेती सबसे ज्यादा होता है, जनसंख्या सबसे ज्यादा रहता है और फैक्ट्री भी सबसे ज्यादा रहती है। पर्वतों के अंदर 12मासी नदियां मिलती है भाई, 12 महीना चलने वाली नदियां, 12मासी नदियां। गंगा नदी 12 महीना में आती है, पर्वतों के अंदर से निकलने वाली, क्योंकि पर्वत के ऊपर बर्फ जमा होता है, वो पिघल पिघल कर नदियों को स्तर बढ़ाती रहती है। पर्यटक विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति है, देखने में मनमोहक है भाई। हिमालय पर्वत देखना कौन नहीं चाहता है, तो हम लोग देखे जाएंगे तो वही पर्यटक है भाई। पठार के अंदर खनिज बहुत मात्रा में मिलता है। झारखंड का है, छोटा नागपुर का पठार पर स्थित है झारखंड, तो यहाँ पर खनिज बहुत ज्यादा मिलते हैं, जीवाश्म ईंधन मिलते हैं। वनों का अपार संचय कोष, यहाँ पर जंगल के अपार संचय कोष मिलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा जंगल मिलेंगे आपको पठारों के अंदर, और जीवाश्म ईंधन मिलेगा, खनिज मिलेगा। तो यही तो भू संसाधन है, भारत का भू संसाधन। इसके बाद भारत का भू उपयोग अगर देखें कि भारत के अंदर भूमि का उपयोग करने वाले कैसे हैं, किस प्रकार से भूमि का उपयोग होगा, तो इसको निर्धारित करने वाले कारक दो हैं, भौतिक कारक और मानवीय कारक। भारत के अंदर जमीन का उपयोग के लिए दो निर्धारित कारक हैं, एक भौतिक कारक है, एक मानवीय कारक है। भौतिक कारक के रूप में आप मान लीजिए कि आप सबसे ज्यादा कहाँ भू आकृति को देखेंगे, तो भू आकृति के अनुसार तो 3 है, पठार, मैदान और पर्वत। जलवायु देखेंगे, जहां पर जलवायु अनुकूल होगी वहां पर जनसंख्या ज्यादा रहेगी। और मृदा के प्रकार भी निर्भर करती है, क्योंकि अगर मृदा के प्रकार, मृदा अच्छी मृदा हुई वहां पर ज्यादा जनसंख्या निवास करेंगे, क्योंकि उपजाऊ शक्ति रहेगा ज्यादा। और मानवीय क्रिया के अंदर जनसंख्या घनत्व है, प्रौद्योगिकी क्षमता है, सांस्कृतिक और परंपराएं। जहां ज्यादा जनसंख्या घनत्व रहेगा भूमि का उपयोग वहां ज्यादा बढ़ जाएगा, प्रौद्योगिकी क्षमता ज्यादा रहेगा, ज्यादा हम लोग मशीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, वहां पर जब भूमि का उपयोग बढ़ जाएगा। और सांस्कृतिक और परंपराएं, सांस्कृतिक रूप से भूमि का उपयोग कर सकते हैं, पारंपरिक रूप से हम लोग सांस्कृतिक रूप से तो पूजा करते हैं, गौर गणेश नाम कर से पूजा करते हैं, इसका सांस्कृतिक मान्यता है भाई, उपयोग हम लोग कर रहे हैं। तो यही है। इसके बाद बात करते हैं भारत के अंदर भू उपयोग प्रारूप के अंदर बात करें तो भारत के अंदर, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए 32.8 लाख किलोमीटर। तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है भाई, 32.8 लाख किलोमीटर। लेकिन हम लोग के पास जो भू उपयोग प्रारूप है भारत के अंदर, वो लगभग 93% भूमि का आंकड़ा ही है। और जो चाइना कब्जा कर लिया है, अक्साई चीन, और पाकिस्तान के पास है POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसका हम लोग के पास डाटा नहीं है, जिसके वजह से हम लोग कहते हैं कि 93% भूमि उपयोग का डाटा हमारे पास है। और पूर्वोत्तर राज्य असम और जम्मू कश्मीर जो कि पाकिस्तान के अधिकृत में है, उसका डाटा नहीं है। पूर्वोत्तर राज्य असम का, पूर्वोत्तर प्रांत जो असम है उसका भी नहीं है हमारे पास डाटा। तो ये भू उपयोग है भारत का भौगोलिक। इसके बाद बात करेंगे भारत का अगर भू उपयोग देखेंगे तो सबसे पहले शुद्ध एवं शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। अब ये शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र के मतलब है हर वर्ष जहां खेती हो रही है एक से अधिक बार, तो एक से अधिक बार हर जगह जहां पर खेती हो रही है उस क्षेत्र को हम लोग शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। और ये पंजाब और हरियाणा में 80% है। पंजाब और हरियाणा में 80% ऐसा जमीन है जो शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार में 10% से भी कम ऐसे क्षेत्र हैं जो शुद्ध एवं निवल बोया गया क्षेत्र है। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार में बहुत कम जमीन है, जो कि किसके लिए है, उपजाऊ के लिए जरूरी है। पंजाब हरियाणा में ज्यादा जमीन है जो उपजाऊ है, तो ज्यादा कृषि कहाँ होगी, पंजाब हरियाणा में कम कृषि कहाँ होगी, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर में। और जंगल है, राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत 33% क्षेत्र वांछित कर दिया गया कि जंगलों में अंदर राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लाया गया था, और 33% जंगल को कह दिया गया कि यहाँ पर कोई मानवीय क्रिया नहीं हो सकती है। और बंजर भूमि के अंदर पहाड़ी चट्टानें, सूखी भूमि, मरुस्थलीय भूमि। पहाड़ है, मान लीजिए चट्टान है, तो वहां पर क्या खेती कर सकते हैं, कोई उपयोग नहीं कर सकते हम लोग, तो वो बंजर भूमि के अंदर आ जाएगी। जो जमीन सूख गई है, सूखी जमीन। मरुस्थल जो जमीन हो गई है, मर गई है, मरुभूमि, तो वो मरुस्थल जमीन हो जाएगी। गैर कृषि भूमि जो कृषि योग्य नहीं है, जैसे बस्तियां। अब मान लीजिए आप घर बनाए तो घर में हर जोत की खेती करने लगेगा, वहां तो उपयोग नहीं कर सकते हैं ना, बस्तियों का कोई उपयोग नहीं कर सकते हैं। सड़क का क्या उपयोग करिएगा, सड़क का चलने के लिए, परिवहन के लिए हम लोग उपयोग कर सकते हैं, और रेलवे लाइन का उपयोग कर सकते हैं, और उद्योग ETC सब के सब भूमि उपयोग है। तो आप शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कृषि उपयोग के लिए, वन उपयोग के लिए, बंजर भूमि है जिसका कोई उपयोग नहीं, गैर कृषि भूमि है अलग उपयोग के लिए, बिना विदाउट कृषि। इसके बाद बात करेंगे कि भूमि निम्नीकरण और संसाधन संरक्षण। निम्नीकरण के मतलब जमीन का खराब हो जाना।
भूमि निम्नीकरण के मतलब है खराब। तो भूमि निम्नीकरण मतलब भूमि का खराब हो जाना। तो भूमि का खराब कैसे होगा? मानवीय क्रियाओं के द्वारा। अगर मानव कुछ जमीन के ऊपर कार्य कर रहे हैं तो जमीन खराब होने लगेगा। सर काम क्या करेगा सब इन लोग? मान लीजिए वनोन्मूलन कर रहा है, जंगल काटने लगा, काटते पूरा जंगल काट देंगे और खनन करना चालू करेंगे। खन के निकालेंगे, यहाँ से जमीन निकाल के कोयला पेट्रोलियम सब निकाल के ले जाएंगे खन के। तो ये खनन के वजह से और वनोन्मूलन के वजह से, पूरा वनों को काटने के वजह से भूमि का निम्नीकरण हो जाएगा। और निम्नीकरण होगा, ऐसा निम्नीकरण खनन और वनोन्मूलन से निम्नीकरण कहाँ हो रहा है? झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, उड़ीसा के अंदर। ये झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के अंदर जमीन का निम्नीकरण, भूमि का निम्नीकरण किसके चलते हो रहा है भाई? तो वनोन्मूलन और खनन के तहत। और ये मानवीय क्रियाएं हैं। फिर इसके बाद है अधिक सिंचाई। अब पति पशु चारण, बहुत ज्यादा पशुओं को चराने लगेंगे तो भी भूमि को निम्नीकरण हो जाएगा। उनके खुर की वजह से बार बार जमीन पर पड़ने की वजह से, गाय बैल के चरने की वजह से भूमि खराब हो जाता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण होने का कारण क्या है? अति सिंचाई। अरे अति सिंचाई करें, अति पशु चारण। इसके बाद है अधिक सिंचाई। बहुत ज्यादा अगर सिंचाई करेंगे तो जल आक्रांतता आ जाएगा, जलाक्रांतता उत्पन्न हो जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा जब पानी लेंगे तो वो जमीन एसिडिक हो जाती है, बहुत ज्यादा जब एसिडिक हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी, जमीन खराब हो जाएगी, जल आक्रांतता। मृदा में लवणीयता और क्षारीयता का बढ़ जाना, लवण मात्रा में बढ़ जाएगी, यानी कि मृदा में लवण यानी एक कड़वापन बढ़ जाएगा, क्षारीय और क्षारीयता बढ़ जाएगी। और ऐसा कहाँ हुआ है? पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा पानी सिंचाई करता है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है। और जनसंख्या अगर ज्यादा है तो ज्यादा पैदावार चाहिए, तो ज्यादा पानी पटाएंगे तो जल आक्रांतता उत्पन्न हो जाएगा, इससे जमीन का निम्नीकृत हो जाएगा। नॉर्मल चीज है भाई। तो भारत कहाँ ऐसा जल आक्रांतता देखा जाता है? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। अब अगर बात करें कि भूमि निम्नीकरण में और क्या है? खनिज क्रियाएं, खनिज प्रक्रियाएं। खनिज प्रक्रियाएं के मतलब है जहां खनिज को नए रूप देने को, जैसे फैक्ट्री लगाए हैं, तो फैक्ट्री लगाए तो ये पूरा का पूरा पानी, ये पूरा का पूरा जमीन, ये सब इसके अंदर से निकलने वाले वेस्ट, ये सब खराब कर देंगे। तो सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर पीसेंगे, चूना पत्थर पीसने की वजह से वायुमंडल में जो कण निकलेंगे, वायुमंडल के अंदर जाएंगे तो वायु प्रदूषण फैला देगा। बर्तन उद्योग में चूने, खड़िया मृदा और सेल खड़ी का उपयोग करेंगे तो भी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण सब फैला देंगे। और औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट के अंदर अगर फैक्ट्री आप लगाए हैं तो फैक्ट्री के अंदर से निकलने वाला खराब पदार्थ ही औद्योगिक अपशिष्ट कहलाता है। ज्यादातर जल यहाँ, ये देख रहे हैं, ये औद्योगिक है यहाँ, और ये सब के सब का लगाया हुआ है, सब औद्योगिक अपशिष्ट निकाल दिया है सब। ये देखिए कितना धुआं निकल रहा है, तो ये औद्योगिक अपशिष्ट है। भूमि एवं जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत यही है सब। तो भूमि एवं जल का मुख्य स्रोत कौन है? औद्योगिक अपशिष्ट, जिससे कि जमीन भी खराब हो जाता है और जल भी खराब हो जाएगा आपका। इसके बाद अगला तरीका है कि अगर मान लीजिए कि ठीक है भाई, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, तो इसको बचाने का कोई तरीका होगा कि नहीं? बिल्कुल। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं भूमि निम्नीकरण के सुलझाने के तरीके। तो भूमि निम्नीकरण समस्या को कैसे सुलझा सकते हैं भाई? सबसे पहला हम लोग काम करेंगे वनोरोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन। जंगल लगाएंगे, खूब जंगल लगाएंगे तो जमीन का अपने संरक्षण हो जाएगा। तो जंगल लगा सकते हैं। और चारा का कह रहा है कि चराना जब है आपको तो पार्ट बाई पार्ट में चराना है, यानी कि अगर इतना बड़ा आपका जमीन है तो पहले इसमें चराएंगे, फिर इसमें चराएंगे, ताकि फिर इसमें घास, फिर इसमें चराएंगे, फिर इसमें चराएंगे, मतलब इतने में काम होते चला जाएगा। तो चारागाह का उचित प्रबंधन करना है। कह रहा है शेल्टर बेल्ट, रक्षक मेखला बनाना। ये देखिए, ये है रक्षक मेखला, यानी कि रक्षक मेखला मतलब अपने आर पर पेड़ लगा देना। अब आर पर पेड़ लगाने की वजह से जल की गति धीमी हो जाएगी, हवाओं की गति धीमी हो जाएगी, जिससे कि ये भूमि निम्नीकृत समस्या से हम लोग बच सकते हैं। पशु चारण नियंत्रण, पशु को वही चराना है तो अच्छे तरह से चराएं। शुष्क क्षेत्रों में रेतीलों कांटे की झाड़ियां दारियां लगाकर, अगर शुष्क क्षेत्र है, ड्राई क्षेत्र है जहाँ, तो वहां पर हवाएं चलेगी तो ऊपरी वाली ऊपर से धूल कण उड़ा कर ले चल जाएगी। तो हम लोग वहां पर क्या लगाएंगे? कंटीली झाड़ियां लगा देंगे। और यह ज्यादातर कहाँ काम करेगी भाई? राजस्थान में काम करेगी। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करना है, जो भूमि बंजर हो गई है उसका अच्छी ढंग से प्रबंधन करना है। खनन नियंत्रण करना है, खनना है तो खनन को अच्छा ढंग से करना है, नियंत्रित रूप से करना है। जब खनना है तो उसको फिर से फिलिंग कर देना है, भर देना है। औद्योगिक अपशिष्ट को परिष्कृत पश्चात विसर्जित, औद्योगिक अपशिष्ट जो जल निकल रहा है, हवा निकल रहा है, उसके अंदर फिल्टर लगा देना है। जैसे कोई स्मोकिंग कैसे करता है, धूम्रपान, सिगरेट उगरेट पीने, तो उसके पीछे देखते हैं वो लगावल रहता है फिल्टर, तो ये फिल्टर लगा होता है।
तो कह रहा है कि अगर आप औद्योगिक अपशिष्ट को निकालना चाहते हैं, बाहर रिलीज करना चाहते हैं, तो उसमें भी क्या लगाना पड़ेगा, फिल्टर लगाना पड़ेगा। फिल्टर लगा के फिल्ट्रेशन कर करके उसको जल को बाहर निकलना है, ताकि उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया या खराब पदार्थ जो जल को नुकसान पहुंचा रहे थे, हानिकारक पहुंचा रहे थे, हानि कर रहे थे, उससे बचने के लिए, और ये जल और भूमि प्रदूषण का हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी। तो हम लोग को तो कम ही तो करना है भाई, तो कम ही तो करना था भाई, बढ़िया। तो अब बताइए भूमि निम्नीकरण समस्या सुलझाने के तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहला तरीका कौन हो सकता है भाई, सबसे पहला तरीका कौन हो सकता है हम लोग के लिए, तो वनोन्रोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन। जंगल लगाना है, चारा जो खेत उत में गाय बैल चराना है उसको सही ढंग से चराना है, उचित तरीके से चराना है। और रक्षक मेखला बनाना है, शेल्टर बनाना है। आरी पर पेड़ लगा दिए, आरी पर, ताकि हवा और जल का बहाव धीमा हो जाए, यही रक्षक मेखला है। और क्या कर सकते हैं, पशु चारण नियंत्रण कर सकते हैं, पशु को कम चराएंगे, नियंत्रित कर सकते हैं। शुष्क क्षेत्रों में रेतीले झाड़ियां लगाकर, कांटेदार रेतीले झाड़ियां लगाकर हम लोग हवा और पवन की गति को रोक सकते हैं। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, सिंचाई उचाई करके उसको, बंजर भूमि को कृषि योग्य बना सकते हैं। खनन को नियंत्रित कर सकते हैं, जब भी कभी खनन करते हैं तो खनन को नियंत्रित कर सकते हैं, या खनन नियंत्रित के साथ साथ क्या कर सकते हैं, उसको जब खनन हो तो उसको फिलिंग कर सकते हैं, भर सकते हैं। और औद्योगिक अपशिष्ट, जो फैक्ट्रियों के अंदर से निकलने वाला वायु और जल है, उसको हम लोग को सफाई करके बाहर भेजना है, ताकि उसमें जो रोग उत्पन्न करने वाले, जो भूमि और वायु को प्रदूषित करने वाले कारक थे, वो कारक कम हो जाए। तो ये सारा का सारा समस्या सुलझ सकता है, भूमि निम्नीकृत होने वाली समस्या सब खत्म।